हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर और श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वो जो वेव इक्वेशन है, वो वेव इक्वेशन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसको कैसे समझते हैं। देखिए, हमने क्या बोला है कि एक ऑर्बिटल जो है उस ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन है। क्या है? उस ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन है। और ये जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन को हम लोग बोलते हैं साई। ठीक है, अभी इस वेव फंक्शन साई को हम डिस्टेंस के साथ में प्लॉट कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक वेव जनरेट हो रही है न्यूक्लियस से, और वो न्यूक्लियस से जनरेट होकर जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे हम ऑर्बिटल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई ये जो वेव फंक्शन है, देखिए ये एक वेव है, हम वेव प्लॉट करना चाहते हैं। ये है साई और ये है आर। ये वाला पॉइंट है न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस में वेव प्लॉट कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये वेव जो है, ये वेव कुछ इस तरीके की हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की वेव का क्या मतलब होता है कि भाई हम चालू कर रहे हैं मिनिमा से और आगे बढ़ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब यदि मान लेते हैं कि मैं न्यूक्लियस हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरफ की तरफ हम लोग वेव प्लॉट कर रहे हैं। अब ये वेव मिनिमा से चालू हो सकती है, मिनिमा मतलब 0 पॉइंट से चालू हो सकती है, या फिर ये जो वेव है ये वेव मैक्सिमा से चालू हो सकती है और ये वेव ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, और ये भी साई वर्सेस आर का वेव इक्वेशन है। और इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर न्यूक्लियस है कि ये भाई न्यूक्लियस से चालू हुई है, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस प्लॉट हो रहा है। तो ये इस तरीके का वेव फंक्शन डिफाइन होता है। अब ये तो बात हो गई वेव की, और ये थियोरेटिकल बात है। अब इसमें है ना, दो तरीके के पॉइंट होते हैं। ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स जहां पर साई इक्वल टू 0 है, साई इक्वल टू 0 है, जहां पर वेव फंक्शन 0 है, उन वाले पॉइंट्स को अपन लोग बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? इनको हम लोग बोलते हैं नोड्स। और ये जो पॉइंट्स है जो मैक्सिमा है, ये होते हैं मैक्सिमास। तो बेसिकली हमारे पास एक वेव के अंदर मैक्सिमा है और नोड है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये जो है ना, मतलब अब यदि इस वेव को प्लॉट कर तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कोई क्वांटिटी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो फेज है वो फेज नेगेटिव है। तो ये कुछ इस तरीके से हम साई और डिस्टेंस को प्लॉट कर पाते हैं। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना, साई का खुद का कोई बहुत बड़ा काम होता नहीं है। काम किसका होता है? काम होता है साई स्क्वायर का। ये साई स्क्वायर क्या होता है? ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये डिफाइन की जाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये साई स्क्वायर है। ठीक है, और काम आता है हमको 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और ये होती है प्रोबेबिलिटी। ये दोनों ही चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम की हैं एज कंपेयर टू साई, पर ये डिफाइन साई के थ्रू ही होंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो भी कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के लिए हम ये सब कुछ बनाना पसंद करते हैं। जैसे यदि हमें बात करें कि भाई हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल का साई का ग्राफ कैसा बनता है जरा समझिए। ये ग्राफ बनता है साई वर्सेस आर का, और ये ग्राफ आएगा मैक्सिमा से कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि भाई ये यहां पर दोनों मीट भी नहीं करते हैं और ये मैक्सिमा से चालू होता है। अब यदि हम इसी ग्राफ को साई स्क्वायर के लिए प्लॉट करें और फिर 4 पाई आर स्क्वायर के लिए प्लॉट करें, तो ये हो गया साई स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा? ये मैक्सिमा से चालू होगा और ये कुछ ऐसा जाएगा। पर यदि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर प्लॉट करें, तो समझिए ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे आर इक्वल टू 0 है।
हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर r इक्वल टू 0 है। यदि r इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट 0 से चालू होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन बेसिकली प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्स है, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इस वाले पॉइंट को? हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल क्या था? ऑर्बिटल एक रीजन था जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थी, तो ये वो वाला रीजन बनेगा, मतलब इसके आसपास वाला ये वो वाला रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ये ऑर्बिटल है। समझ में आ गया? ये 1s का ग्राफ है। पर यदि यही ग्राफ हम 2s का बनाएं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा समझिए, और इसके एस्पेक्ट समझिएगा सारे। ये सारे एस्पेक्ट समझना सबके लिए जरूरी है कि भाई क्या क्या होते हैं। भाई देखिए हमने क्या किया, ये 3 ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे साई वर्सेस आर, फिर करेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर, और फिर करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा, ये देखिए जितने भी एस के ग्राफ होते हैं ना वो मैक्सिमम से चालू होते हैं, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मैक्सिमा से चालू हुआ है। अब जब साई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? देखिए स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है, तो केवल सिर्फ इतना सा होगा कि ये जो ग्राफ नीचे की तरफ बना है यही ग्राफ ऊपर की तरफ बन जाएगा, और ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। अब इसमें जो एक बहुत जरूरी बात है ना, वो जरा समझिए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोनों में सेम है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट दोनों में सेम है। लेट्स से ये वाला पॉइंट r डिस्टेंस के ऊपर, ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस के ऊपर आता है, तो यहां पर भी ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस पर आएगा। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला है? नोड बोला है। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है? यहां पे नोड बोला है। देखिए यहां पर भी जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट यहां पर भी नोड ही कहलाएगा। देखिए ये वेव का टर्मिनोलॉजी है कि नोड कौन सा पॉइंट होता है जहां पर वेव 0 के बराबर हो जाती है, तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पर वेव 0 के बराबर है, और हमने इसको क्या बोला है? नोड। अब ये नोड किसके बराबर होता है? नोड क्या होता है जरा समझिए। नोड, इट इज अ रीजन वेयर probability of finding an electron is 0। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो बिल्कुल है भाई। देखिए यहां पर हमने क्या बोला? वेव 0 है। यदि वेव ही 0 है तो ऑर्बिटल डिफाइन कैसे होगा? तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ऑर्बिटल नहीं होता है, और इस पॉइंट को अपन लोग घोषित कर देते हैं नोड, जहां पर हमको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई? अब ये जो नोड होते हैं, ये नोड 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं रेडियल नोड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास एंगुलर नोड्स। ये प्लेनर नोड्स भी कहलाते हैं, और रेडियल नोड्स को हम लोग स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास स्फेरिकल नोड्स हैं, हमारे पास रेडियल नोड्स हैं, हमारे पास एंगुलर नोड्स हैं और प्लेनर नोड्स हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के नोड्स हैं। और ये क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। पहले हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल नोड्स के बारे में ही बात करेंगे। ये क्या होते हैं? दीज आर डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर शेल या फिर पर्टिकुलर सब शेल एंड आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। सबसे पहले हम लोग रेडियल नोड्स के बारे में बात करते हैं, इसलिए अपनी बात को यहीं पे लिमिट रखेंगे। जरा समझिए,
हमने क्या बोला कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हो सकते हैं मतलब मे बी हो या फिर मे बी नहीं हो, पर ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन। तो इस वाले रीजन को हम लोग घोषित कर देते हैं नोड। अब क्योंकि ये नोड स्फेरिकल शेप का है इसीलिए इसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं, और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है इसीलिए इसको रेडियल नोड बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? और ये डिफाइन होता है किसी एक पर्टिकुलर सब शेल के लिए। जरा समझिए भाई, हमने क्या बोला है, हमारे पास अभी एस ऑर्बिटल थे, अभी है ना हमने एस के 2 ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है? कितने ग्राफ प्लॉट किए? 2। अब एस के ग्राफ में ना कुछ कुछ स्पेसिफिक बातें होती है, जरा समझते हैं। वेव ग्राफ्स साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ यदि एस ऑर्बिटल के लिए प्लॉट किए जाए तो कैसे कैसे होंगे? ये दोनों ग्राफ मैक्सिमा से चालू होंगे और ये वाला ग्राफ जो होगा, ये वाला ग्राफ मिनिमा से चालू होगा, ठीक है? इसमें एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज प्रोग्रेसिवली और यहां पे एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, ठीक है? ये बातें हैं। अभी हम लोग कुछ और ग्राफ प्लॉट भी करेंगे, इसमें हम समझेंगे। इसके बाद यहां पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये सब जगह होता है, ये होता है n माइनस एल माइनस 1। ये क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1 होता है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि भाई मेरे पास 3s का शेल है। जरा समझते हैं, मैं 3s के लिए इक्वेशन प्लॉट करता हूं, तीनों ग्राफ प्लॉट करता हूं 3s के लिए। तो 3s ऑर्बिटल के लिए ये है साई वर्सेस आर, ये है साई स्क्वायर वर्सेस आर, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है। अभी जरा समझिए भाई, हमने क्या कहा? पहली बात, एम्पलीट्यूड, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब है? ये है स्टार्ट पॉइंट। इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमा। चलिए, और नोड्स आएंगे, तो कितने नोड्स आएंगे 3s के अंदर? 3s के अंदर नोड्स जो आएंगे इनकी संख्या होगी 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2। मतलब 2 नोड्स का क्या मतलब होता है कि ये जो वेव है ये बेस लाइन इंटरसेक्शन 2 है। बेस लाइन इंटरसेक्शन कितने हैं? बेस लाइन इंटरसेक्शन 2 है। तो एक बेस लाइन इंटरसेक्शन ये होगा और एक बेस लाइन इंटरसेक्शन ये होगा। पर देखिए, जो सोचने वाली बात है वो क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो डिक्रीज करेगा प्रोग्रेसिवली। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये मैक्सिमम कितना आया है, ये हम पहले ही बहुत बार बात कर चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इससे छोटा ये वाला है और इससे छोटा ये वाला एम्पलीट्यूड है। अब जब हमने साई स्क्वायर किया तो बस यही ग्राफ था और ये ग्राफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है? अभी एक मिनट, एक काम करते हैं, जरा शेप, और ये लीजिए केवल मार्कर बना लिया है। हाँ, तो अब ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ और ऊपर से चालू होगा, फिर ये 0 जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली कम होते जाएंगे। बस इसमें जो नेगेटिव पार्ट था वो नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो गया। पर यदि हमने ये वाला ग्राफ प्लॉट किया तो ये वाला ग्राफ 0 से चालू होगा और इसके एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाएंगे। ये लीजिए, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। और ये जो पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 है, ये वाले पॉइंट नोड्स है।
जो हमने यहाँ पे बात की, और वो कैसे निकलेंगे, हमेशा n माइनस एल माइनस वन से निकलेंगे। अब यदि यही ग्राफ मैं 4s के लिए या फिर लेट्स से अब 6s के लिए यदि प्लॉट करना चाहूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोड्स की संख्या निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस 1, मतलब n माइनस एल माइनस वन विल बी इक्वल टू, ज़रा कर लेते हैं नोट्स, तो ये हो जाएंगे 5। देखिए l का वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल ये कितना होता है, ये 0 होता है, इसीलिए ये बार बार 0 रखा है। अब यदि मैं तीनों ग्राफ को यदि मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये प्लॉट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा पहला, सबसे पहला ग्राफ, ये हो जाएगा साई वर्सेस आर, ये हो जाएगा साई स्क्वायर वर्सेस आर, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। अब ये 6s है, मतलब पहली बार 5 बार कट करना चाहिए, तो ऊपर से नीचे आएगा। एक, दो, तीन, चार और ये 5, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ में आ गया? और इसने क्या किया, 5 बार बेस लाइन को कट किया, क्यों? क्योंकि इसमें 5 नोड्स थे। अब यदि हमने इसके लिए भी वही काम किया कि भाई हमने ये पहले बेस लाइन्स बना लिए, इससे कि हमारे ग्राफ थोड़े से एक्यूरेट बने, हमको ग्राफ जो है वो एक्यूरेट बनाने आने चाहिए। ये लीजिए। अब यदि हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करें तो ये दूसरा ग्राफ भी ऐसा ही होगा कुछ कुछ, बस अब इसमें नेगेटिव साइड नहीं होगा, तो अब आप सिर्फ पॉजिटिव साइड के ऊपर ही एम्पलीट्यूड गिरा के चलते रहेंगे और कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपके पास ये नोड्स आ गए। अब यदि 4 पाई आर स्क्वायर की बात की तो ये ग्राफ कैसे होंगे, प्रोग्रेसिवली बढ़ते हुए ग्राफ होंगे। तो आपको है ना किसी भी इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे होंगे पहचानने आने चाहिए, और कितने नोड्स होंगे ये निकालने आने चाहिए। ये तो हो गया एस ऑर्बिटल की बात। यदि यही ग्राफ मैं पी ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करूं, यदि यही ग्राफ मैं पी ऑर्बिटल्स के लिए प्लॉट करूं, तो पी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, पी में, डी में या एफ में, तीनों के लिए ये होता है कि ये जो ग्राफ होते हैं, कौन से ग्राफ, साई वर्सेस आर के ग्राफ, कौन से ग्राफ, साई वर्सेस आर के ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ, एंड 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ। ये जो 3 ग्राफ होते हैं, यदि इनको हम इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे देखें कि भाई इनके स्टार्ट पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, इनके स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर होंगे, इनके मैक्सिमा का क्या नेचर होगा, मैक्सिमा नेचर क्या होगा, और नोट्स निकालना तो हमको आता ही है भाई, और तो कुछ चीज़ हमने डिस्कस ही नहीं किया इसके लिए भी। तो ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए साई वर्सेस आर क्या होगा, ये चालू होंगे तीनों ही 0 से, ये तीनों ही 0 से चालू होंगे, और इनके जो मैक्सिमा का नेचर है ये डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, पहले का, दूसरे का भी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, और ये इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। तो ये वाला नेचर जो है वो एस ऑर्बिटल जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस जो स्टार्टिंग पॉइंट है एस ऑर्बिटल के मुकाबले वो अलग है। और यहां पर भी आपको नोड्स निकालने होंगे, और नोड्स की संख्या n माइनस एल माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यदि हम कोई ग्राफ प्लॉट करें जहां पर रेडियल नोड्स 0 हैं, देखिए रेडियल नोड 0 है, इसका मतलब है कि n माइनस एल माइनस वन 0 है। इसका मतलब है और कि ये ग्राफ 2p के लिए प्लॉट किया जा सकता है, क्योंकि p के अंदर l का वैल्यू 1 रख देंगे तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा। यही ग्राफ 3d के लिए हो जाएगा, और यही ग्राफ 4f के लिए हो जाएगा। तो यदि ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करें, और ये तीनों के लिए अलग अलग प्लॉट करते हैं, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर,
और 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए यदि प्लॉट करें तो ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ऐसा, इसके अंदर भी कुछ ऐसा और इसके अंदर भी कुछ ऐसा। तीनों में कोई नोड नहीं है, तीनों का ग्राफ आइडेंटिकल बना है। थोड़ा बहुत पीक का मैक्सिमा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, पर यदि यही ग्राफ मैं तब बनाऊं जब मेरे पास रेडियल नोड्स की संख्या है, और रेडियल नोड्स की संख्या कितनी है, रेडियल नोड्स की संख्या है 1, मतलब n-l-1 1 है। तो अब ये 3p के लिए प्लॉट किया जा सकता है, ये 4d के लिए किया जा सकता है और ये 5f के लिए प्लॉट किया जा सकता है। तो यदि यही ग्राफ को मैं तीनों के लिए प्लॉट कर लूं तो ये तीनों के लिए ग्राफ कैसा आएगा ज़रा समझिए। ये हो जाएगा साई वर्सेस आर, ये हो जाएगा साई स्क्वायर वर्सेस आर, और ये हो जाएगा 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस आर। ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, एक बार नोड आना है। तो ये ग्राफ ऐसे 0 से चालू होगा और ये कुछ इस तरीके का जाएगा, ठीक है। 4πr² साइज 4πr² का ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा। फिर से एक बार है ना मार्कर प्लॉट कर लेते हैं, ये लीजिए। तो ये ग्राफ कैसा होगा, वही मैक्सिमा से चालू होगा और एक बार नीचे जाएगा और फिर ख़त्म। पर ये कैसा होगा, 4πr² साई स्क्वायर का ग्राफ प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ। अब थोड़ी बहुत देखिए, अभी ये तो जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं। ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं है, ये क्वांटिटेटिव हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा, हम यहाँ पे केवल शेप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 3p 4d और 5f का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और यदि इसी में मैं यहाँ पर दो रोड्स, यदि मैं रेडियल नोड्स, मैं इसी में रेडियल नोड्स की संख्या 3 ले लेता हूं, मतलब n-l-1 3 है। इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ 5p का हो सकता है, ये वाला ग्राफ 6d का हो सकता है, ये वाला ग्राफ 7f का हो सकता है। आप वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए। 5 - 1 - 1 इज 3, 6 - 2 - 1 इज 3, 7 - 3 - 1 इज 3। सेम ग्राफ। ये हो गया साई, ये हो गया साई स्क्वायर, और ये हो गया 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस आर के। यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ कैसे चालू होंगे, 0 से चालू होंगे और ये डिक्रीजिंग पीक के साथ होंगे। ये देखिए, ये 3 बार कट कर गया है बेस लाइन को, तो ये बेसिकली 3 नोड्स आ गए। और ये नोड्स की लोकेशन सभी जगह कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए हम बार बार है ना इसको मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यदि 4πr² साई स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो हल्का सा उठ के आएगा, पर डिक्रीजिंग पीक के साथ ही आएगा। पर यदि हम 4πr² साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ बढ़ के आएंगे और नोड सेम जगह पर आएंगे। तो आई होप आपको ग्राफ बनाना आ गया और आपको रेडियल नोड्स निकालना, रेडियल नोड्स ग्राफ को देख के कैसे निकालते हैं और किसी ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n। पहला 7s, दूसरा 8p, तीसरा 4d, चौथा 8f, पांचवा 6p, ठीक है। इन सब के अंदर नोड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 7s के अंदर बात करते हैं तो n-s का देखिए फॉर्मूला क्या लगना है इसमें, n-l-1 इक्वल टू नोड्स। 7s के अंदर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 - 1 यानी कि नोड्स आ जाएंगे 6। सेकंड 8p, ये क्या हो जाएगा, 8 - 1 - 1 यानी कि रेडियल नोड्स आ जाएंगे 6। 4d, 4 - 2 - 1 यानी कि नोड्स आ जाएगा 1। देखिए अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि s, p, d और f का जो l का वैल्यू होता है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 होता है। तो सेम चीज़ लगानी है। अभी फोर्थ वाले यानी 8f के अंदर क्या होगा, 8f के अंदर आप निकालेंगे तो ये 8 -
3 - 1 यानी कि 4 नोड्स आ जाएंगे। और यदि 6p लिखेंगे तो 6 - 1 - 1 यानी कि 4 नोड्स आ जाएंगे। तो आई होप ये आप नोड्स वाला क्वेश्चन अब आप खुद से गलत नहीं कर पाएंगे। ये आसान टॉपिक है, ये करना आना चाहिए। समझ में आ गया? तो आपको नोड समझ में आ गया, आपको ऑर्बिटल समझ में आ गया, उनकी इक्वेशन समझ में आ गई, ये पूरा आपको क्लियर हो गया। अब है ना, इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आजकल जेई में बहुत पूछा जा रहा है, वो होती है लोकेशन ऑफ नोड। वो क्या होती है? लोकेशन ऑफ नोड वाला क्वेश्चन जेई के अंदर बहुत आ रहा है। ये लोकेशन ऑफ नोड का क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, इसके लिए ना आपको वो एक साई का इक्वेशन देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई नोड का लोकेशन क्या है। जैसे समझिए क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा साई इक्वल्स टू 1/9√6 a0 4 - r/a0 r स्क्वायर e⁻⁻ r/a0 एंड फिर कुछ कुछ फंक्शन आएगा भाई। और यहां पे कौन सा फंक्शन आएगा? बेसिकली यहां पे फंक्शन आएगा cos थीटा sin फाइ। मान लो ये इक्वेशन आई, ऐसे एक लंबी सी इक्वेशन आपको देंगे। अब वो कुछ भी दे सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें नोड्स कहां हैं। अभी पहले आपको इसमें नंबर ऑफ नोड्स निकालना आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना आना चाहिए इसी क्वेश्चन में? नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं? और यहां पे कौन से नोड्स? रेडियल नोड्स। ये कौन से नोड्स होंगे? जहां पे साई इक्वल टू 0 होगा बट आर इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आर इक्वल टू 0 तो न्यूक्लियस से बात हो गई ना, न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो बात शुरुआत से ही है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साई इक्वल टू 0 एंड आर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये कब कब हो सकता है? देखिए, और ए नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेट्स से ये दे रखा है आपको, आपसे एक क्वेश्चन करवाया गया है। अभी पहले साई 0 कहां हो सकता है? साई 0 हो सकता है आर इक्वल टू 0 है, पर ये तो वॉइड हो गया। दूसरा, देखिए अब ये वाले फंक्शन जो है ये तो एंगल फंक्शन हैं, ये रेडियल, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किसका है? इस वाली इक्वेशन से। ये वाली इक्वेशन जो होती है ये रेडियल पार्ट होती है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये एंगुलर पार्ट होती है। ठीक है, साई के दो पार्ट होते हैं। यदि हम साई इक्वेशन एज ए होल समझते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल फंक्शन और एक होता है एंगुलर फंक्शन। रेडियल नोड्स वाले नोड्स रेडियल नोड्स होते हैं और एंगुलर नोड्स वाले नोड्स एंगुलर नोड्स होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है, पर करेंगे। ठीक है, मतलब अब ये वाला इक्वेशन 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन कब 0 के बराबर होगा? जब 4 - r/a0 0 के बराबर हो जाए, तब हो जाएगा। मतलब 4 इक्वल्स टू r/a0 के बराबर एंड r इक्वल्स टू 4a0 के ऊपर साई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन एक नोड है। ये वाला फंक्शन क्या है? एक नोड है। और इस नोड की वैल्यू r इक्वल्स टू 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम है। न्यूक्लियस से इतने दूर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये बात ये क्वेश्चन बता रहा है। समझ में आ गई? देखिए, अब यहां पे ना नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने होते हैं। जितने रूट्स उतने रेडियल नोड्स। जैसे यहां पर एक ही रूट है तो वो है। नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, वो भी रेडियल नोड्स, तो हम ये तो यूज नहीं कर सकते थे, ये यूज कर सकते थे। हमारे पास एक नोड आ गया। क्या ये क्लियर है? हम एक और क्वेश्चन करते हैं सेम लॉजिक के ऊपर। हमको क्या दे रखा है? साई इक्वल्स टू 1/32√2 6 - 6/-5r/a0 -r/a0 का स्क्वायर e⁻⁻ माइनस
आर नॉट बाय ए नॉट, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछा जाए कि भाई रेडियल नोड्स नंबर कितने हैं, और दूसरा पूछा जाए आपसे कि लोकेशन क्या है। आपको एक ऐसी इक्वेशन देके दो सवाल पूछे हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे कि भाई देखिए यहां पर आपके पास एक आर ए नॉट की जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर फंक्शन में। तो सीधी सी बात है, इसके नोड्स कितने आएंगे? इसके नोड्स आएंगे दो। यदि इसके नोड्स दो आएंगे, सॉरी नोड्स नहीं, इसके रूट्स कितने आएंगे? इसके रूट्स आएंगे दो। यदि रूट्स दो आएंगे तो इसका मतलब है कि इसके नोड्स भी कितने आएंगे? दो आएंगे। बस हो गई बात। तो यहां पे नोड्स कितने आएंगे? इसके यहां पे नोड्स आएंगे दो, क्योंकि इसके जो रूट्स आएंगे वो दो आएंगे। अब जरा रूट्स की लोकेशन निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मालूम है? 6 माइनस 5r बाय ए नॉट, 6 माइनस 5r बाय ए नॉट, और ये प्लस है, सॉरी, प्लस r बाय ए नॉट का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, ये फंक्शन आ जाएगा r बाय ए नॉट माइनस 3 एंड r बाय ए नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये दो नोड आ जाएंगे जहां पर r बाय ए नॉट माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इससे आ गया r बाय ए नॉट इक्वल टू 3 है एंड r इक्वल्स टू 3 ए नॉट। तो ये आ जाएगा एक नोड का लोकेशन। दूसरा नोड का लोकेशन यहां आ जाएगा कि r बाय ए नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो r बाय ए नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो r इक्वल्स टू 2 ए नॉट है। तो ये दो नोड्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हो कि नोड्स कहां 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 पर है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं एंगुलर नोड। क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर नोड बोलते हैं। अब एंगुलर नोड क्या होते हैं? एंगुलर नोड होते हैं जहां पर एंगल फ्रॉम अ रेफरेंस एक्सिस, जो यहां पे z है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होती है, उस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड। और ये एंगुलर नोड कितना होता है? ये एंगुलर नोड का जो वैल्यू होता है ये बराबर होता है L के, अजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, एक्सेप्ट फॉर dz²। मतलब यदि मैं s ऑर्बिटल के लिए यदि बात कर रहा हूं, तो s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 है, तो इसका एंगुलर नोड हमेशा के लिए 0 है, होता ही नहीं है। P का L इक्वल टू 1 है, तो सीधी सी बात है इसका एंगुलर नोड जो है वो 1 है। D के लिए L इक्वल टू 2 है, तो इसका जो एंगुलर नोड है वो एंगुलर नोड 2 है। और D में, सॉरी, F इक्वल टू L इक्वल टू 3 है, तो इसमें जो एंगुलर नोड है वो एंगुलर नोड 3 है। ठीक है, अभी जरा देखिए, P के अंदर, S के अंदर तो है नहीं। क्यों नहीं है? कि S स्फेरिकल है। देखिए स्फेरिकल का मतलब क्या है? ऐसा बॉल शेप है। न्यूक्लियस से आप कोई भी एंगल देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, पर P के अंदर ऐसा नहीं है। यदि मैं P ऑर्बिटल को पढ़ना चाहूं, P ऑर्बिटल को यदि मैं पढ़ना चाहूं, तो मैं क्या समझता हूं कि भाई मेरे पास Px है, मेरे पास Py है, और मेरे पास Pz है। ये तीन ऑर्बिटल हैं। यहां पे ये जो प्लेन डिस्कस किया जा रहा है, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन yz प्लेन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक एंगुलर नोड होगा। यदि ये x है और ये y है, तो एक जो प्लेन ये वाला बनेगा पूरा, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये वाला प्लेन, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये वाला प्लेन xz प्लेन होगा,
और ये एंगुलर नोड होगा। एंड सिमिलरली इस वाले के लिए ये जो प्लेन है एक्स और वाई वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन नोडल प्लेन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यदि मैं डी के लिए बात करूं तो चलिए, ये हो गया डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई के लिए ये जो दो प्लेन्स होंगे ऐसे ऐसे, मतलब एक ये वाला प्लेन पूरा और एक ये वाला प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा प्लेन और ऐसा प्लेन, ये दोनों प्लेन नोडल प्लेन होंगे। एंड सिमिलरली वाई जेड जेड एक्स के लिए हो जाएंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या होगा, देखिए ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हो जाएंगे। तो ये वाला एक प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा और ये वाला प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। तो आपने ये नोडल प्लेन निकालना भी सीख लिया है, किसी भी ऑर्बिटल के निकाल सकते हैं। देखिए आपने क्या क्या सीखा है, आपने रेडियल नोड निकालना सीखा, आपने ऑर्बिटल पहचानना सीखा, आपने ऑर्बिटल का ग्राफ बनाना सीखा, आपने ये सीखा कि सरफेस बाउंड्री कैसे बनती है। भाई सरफेस बाउंड्री क्या थी, सरफेस बाउंड्री वही थी जो भी हमने बनाई थी ना, ये वाला कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये जो यहाँ पर जो है इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसी चीज़ को हमने बोला है सरफेस डायग्राम। ये 1s का है क्योंकि बीच में कोई नोड आया नहीं, यदि नोड आता तो वो हम वैसे ही लिखते हैं, ऐसे हमने अभी बनाया, थोड़ी देर पहले बनाया था ये, कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन है पर ये बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये होते हैं सरफेस डायग्राम्स। ठीक है, तो ये हमने सीखा है और ये हमने सीख लिया है कि पूरा श्रोडिंगर वेव मॉडल जो जेई और नीट मेंस के हिसाब से, सॉरी जेई मेंस और नीट के हिसाब से इतना अपने को श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आना था, उतना अपन ने सीख लिया है। अब हमको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि हम किसी भी पर्टिकुलर एटम के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं। ठीक है, वो हमको सीखना है। ये यहाँ तक ही था, अब वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए प्लीज़ इसको पढ़िए, 2 बार देखिए वीडियो को, टॉपिक डिफिकल्ट है। जो नोट्स हैं वो उसका लिंक आपको PDF में मिल जाएगा। एंड we'll meet again in the next class where we'll discuss electron filling. तब तक के लिए बाय बाय।